हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हम वित्तीय प्रशासन की सीरीज़ देख रहे थे। वित्तीय प्रशासन के टॉपिक पर बात कर रहे थे। वित्तीय प्रशासन पर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले के एक लेक्चर में पहले लेक्चर में हमने बजट के निर्माण की प्रक्रिया देखी थी, बजट धारणा और रूप देखा था। आज का ये दूसरा लेक्चर है, इसमें हम बजट निर्माण फॉर्मुलेशन ऑफ बजट पर बात करेंगे। इसके बाद हमारा बजट का एक टॉपिक रह जाएगा जिसे हम अगले एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, तो इसलिए ये लेक्चर थोड़ा लंबा रहने वाला है। हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ बजट रह जाएगा, फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। और फिर हमारा ये पार्ट 2 का पूरा सिलेबस एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर आज के टॉपिक से। बजट निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। बजट निर्माण का अर्थ है बजट अनुमानों का, अर्थात प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारत सरकार के व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों का विवरण तैयार करना। भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 1 मार्च तक होता है। संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको संविधान में कहीं पर भी बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 में किया गया है। इसमें वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है। बजट में निम्नलिखित मदें शामिल होती हैं। पहला, राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। दूसरा, राजस्व बढ़ाने के उपाय और साधन के रिवेन्यू को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। खर्च का अनुमान, एस्टिमेशन कि कितना खर्च हो सकता है आने वाले वित्तीय वर्ष में। वास्तविक प्राप्तियां एवं खर्च का विवरण। अगला है आने वाले साल के लिए योजना एवं नई परियोजनाएं। 2017 तक भारत सरकार के 2 बजट होते थे, आम बजट और रेलवे बजट, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अब संविधान में बजट के क्रियान्वयन को लेकर निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लेखित हैं। पहला है, राष्ट्रपति इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। तीसरा है, समेकित निधि निर्मित विनियोग के भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। चौथा है, बिना राष्ट्रपति के संस्तुति के कर निर्धारण वाला कोई विधेयक संसद में पुरस्स्थापित नहीं होगा। अगला है, विधि प्राधिकृत के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। सॉरी, ये नहीं है, ये गलत टाइप हो गया, नहीं किया जाएगा। अगला है, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती। अब सातवां है, संविधान में संसद के दोनों सदनों की बजट के संबंध में संबंधित भूमिका को भी निम्नलिखित मामलों से व्याख्यायित किया गया है। पहला है, धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में पुरस्स्थापित नहीं किया जा सकता, इसे केवल लोकसभा में ही पुरस्स्थापित किया जा सकता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये पॉलिटी का पार्ट है, इसलिए आपको पॉलिटी में संसद वाले चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़कर जाना है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन सिर्फ संसद वाले पार्ट से ही पूछे जा सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो एजुकेशन के बारे में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं संविधान के अंदर, जैसे आर्टिकल 21 क्लॉज ए, ये हुआ है, या 86 अमेंडमेंट के दौरान जिसे 2003 में अमेंडमेंट किया गया था और आर्टिकल इसमें इंसर्ट किया गया था। ये सारे आपको शिक्षा से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं संविधान के अंदर, वो सारे देखकर जाने हैं। दूसरा है, राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। यह लोकसभा को प्राप्त विशेष सुविधा है। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक लोकसभा को लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला है, बजट में व्यय अनुमान को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को पृथक पृथक दिखाना चाहिए। 9th पॉइंट हमारा, बजट राजस्व खाते से व्यय और अन्य व्यय को पृथक दिखाएगा। और 10वां, बजट की संचित निधि पर चार्ज किया खर्च संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, हालांकि इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। बजट निर्माण में निम्नलिखित एजेंसियां शामिल होती हैं। पहला है, वित्त मंत्रालय। बजट बनाने की पूरी जिम्मेदारी इसकी होती है और यह अपेक्षित नेतृत्व एवं दिशा प्रदान करता है।
दूसरा है प्रशासनिक मंत्रालय, इनको प्रशासनिक आवश्यकताओं का विस्तृत ज्ञान होता है। नीति आयोग, यह बजट में योजना की प्राथमिकताओं को शामिल कराने का काम करता है। दूसरे शब्दों में बजट में योजना की प्राथमिकताओं को सम्मिलित कराने के लिए वित्त मंत्रालय नीति आयोग से निकट संपर्क बनाए रखता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यह बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक लेखा विधि कौशल उपलब्ध कराता है। बजट निर्माण के चरण, स्टेजेस या प्रोसेस ऑफ बजट फॉर्मुलेशन, बजट निर्माण के विभिन्न चरण होते हैं। पहला है आहरण एवं संवितरण, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग। अधिकारियों द्वारा अनुमानों की तैयारी, वित्त वर्ष प्रारंभ होने से 5-6 महीने पहले अर्थात सितंबर-अक्टूबर में वित्त मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय को परिपत्र और प्रपत्र भेजकर सर्कुलर भेजकर उससे आगामी वर्ष के खर्चों के अनुमान मांगता है। प्रशासनिक मंत्रालय इन प्रपत्रों को अपनी ओर से स्थानीय या क्षेत्रीय अधिकारियों अर्थात संवितरण अधिकारियों को भेज देते हैं। इन परिपत्रों में अनुमान तथा अन्य अपेक्षित सूचनाएं भरनी होती हैं और इनमें से प्रत्येक में निम्नलिखित स्तंभ होते हैं। पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, चालू वित्त वर्ष के लिए स्वीकृत बजट अनुमान, चालू वर्ष के संशोधित अनुमान, अगले वर्ष के प्रस्तावित अनुमान किसी बढ़ोतरी या कमी के कारण अगर है, चालू वर्ष के लिए उपलब्ध वास्तविक आंकड़े, अनुमान तैयार करते समय जो उपलब्ध आंकड़े होते हैं, पिछले वर्ष की संगत समय अवधि के वास्तविक आंकड़े। अब दूसरा, विभागों एवं मंत्रियों द्वारा समीक्षा एवं समेकन, संवितरण अधिकारियों से अनुमान प्राप्त करने के बाद विभागीय प्रमुख संपूर्ण विभाग के लिए इनकी समीक्षा और समेकन करते हैं तथा प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत कर देते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय अपनी साझा नीति के प्रकाश में इन मामलों की समीक्षा और पूरे मंत्रालय के लिए इनका समेकन करता है तथा वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग को प्रस्तुत कर देता है। फिर वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा होती है इसकी। प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त अनुमानों की समीक्षा व्यय की मितव्ययता और आय की उपलब्धता के दृष्टिकोण से वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं बजट के फॉर्मुलेशन के। ये स्टेप दिए हुए हैं कि एक 1 by 1 एक विभाग से ये दूसरे विभाग में वेरीफाई होकर जाता है। स्थायी परिव्ययों के मामले में यह समीक्षा नाम मात्र की, किंतु व्यय की नई मदों के मामले में अधिक कड़ी होती है। अगला, विवादों का निपटारा। बजट अनुमान के किसी व्यय को योजना में शामिल करने के प्रश्न पर यदि प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच मतभेद होता है तो प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है, जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होता है। अगला है वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन। इसके पश्चात वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है। फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और वस्तु एवं सेवा कर बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की सहायता आयकर विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क विभाग करता है। फिर इसके बाद मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन। वित्त मंत्रालय समेकित बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ऐसे बजट को संसद में रखा जा सकता है। बजट गोपनीय दस्तावेज है और संसद में प्रस्तुत होने से पहले इसे बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए बजट तैयार करने में जो मंत्री या ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह मौजूद सम्मिलित रहते हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको पहले से ही एक जगह संसद भवन में ही एक जगह उनको एक तरह से नज़रबंद कर दिया जाता है। वो किसी से मिलजुल नहीं सकते बजट बनाने के दौरान। बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। पहला, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तथा दूसरा, भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारित व्ययों के संबंध में सदन में मतदान नहीं होता है, अर्थात इस पर केवल चर्चा होती है, जबकि अन्य प्रकार पर मतदान किया जाता है। संचित निधि से किए गए व्यय पर मतदान किया जाता है। भारित व्ययों की सूची निम्नानुसार है। पहला है राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते तथा उसके कार्यकाल के अन्य व्यय। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते एवं पेंशन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन। उच्चतम न्यायालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें इन कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, भत्ते और पेंशन भी शामिल हैं। इन सबके कार्यालयों में जो कार्मिक एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सबके भी वेतन, भत्ते और पेंशन इसमें शामिल होते हैं। ऐसे ऋणभार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है
जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप, निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, आदेश या अधिनियम की पूर्ति के लिए आवश्यक कोई धनराशि। अगला है संसद द्वारा घोषित इस प्रकार से प्रभावित कोई अन्य व्यय। फिर बजट अधिनियमन देख लेते हैं, जो इसी का पार्ट है। बजट एग्जीक्यूशन। बजट अधिनियमन का अर्थ है, ये अधिनियमन में एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इनैक्टमेंट होगा शायद, इनैक्टमेंट। बजट अधिनियमन का अर्थ है संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अभिपुष्ट बजट की स्वीकृति, अर्थात प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और खर्चों के वार्षिक वित्तीय विवरण की स्वीकृति। इससे सरकारी प्राप्तियों और खर्चों को वैधानिकता मिल जाती है। इसका अर्थ है कि बजट के अधिनियम के बिना सरकार ना तो धन एकत्र कर सकती है और ना ही खर्च कर सकती है। संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं बजट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो दिए गए हैं। बजट अधिनियम के संबंध में भारत के संविधान में निम्नलिखित उपबंध हैं। पहला, वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस खर्च के लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या अनुच्छेद 112 में ऐसा दिया हुआ कहा जाता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रपति उस खर्च के लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियों और खर्चों के विवरण को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। अब अनुच्छेद 113 के अनुसार अनुदान के लिए कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 114 के अनुसार भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला जा सकेगा सिवाय उसके जो विधि द्वारा निर्मित युक्ति संगत के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 के अनुसार ये सारे अनुच्छेद आपको रट लेने हैं। कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा और ऐसे विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा और ना ही एकत्र किया जाएगा। यह अनुच्छेद 265 के अनुसार है, आर्टिकल 265 के अनुसार। फिर है संसद किसी कर को कम या खत्म तो कर सकती है पर बढ़ा नहीं सकती है। फिर बजट अधिनियमन अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में संविधान में संसद के दोनों सदनों की सापेक्षिक भूमिका या स्थिति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की भूमिका को अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें दोनों के अलग अलग अधिकार हैं, जिसमें लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। कराधान संबंधी किसी धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा में नहीं रखा जा सकता, इसको केवल लोकसभा में ही रखा जाएगा। दूसरा है अनुदान की मांगों पर राज्यसभा को मतदान का अधिकार नहीं है, ये विशेषाधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। अगला है राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक को लोकसभा को 14 दिन के भीतर वापस कर देगी। राज्यसभा की इससे संबंधित सिफारिशों को लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगर राज्यसभा इस पर कोई सिफारिश देती है तो 14 दिन के अंदर उसे सदन को लौटाना है, लोकसभा को लौटाना होता है, और लोकसभा इस पर या तो स्वीकृत कर सकती है इन सिफारिशों को या उसे अस्वीकार कर सकती है। और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा नहीं लौटाती है तो तब भी वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित मान लिया जाता है। अगला है बजट में सम्मिलित व्यय अनुमान भारत की संचित निधि पर से निर्धारित व्ययों को और इस कोष से किए जाने वाले व्ययों को अलग अलग प्रदर्शित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 112 के अनुसार है। फिर अनुच्छेद 112 के अनुसार ही बजट राजस्व खाते पर आने वाले खर्चों तथा अन्य खर्चों में भेद करेगा। फिर अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि से प्रभावित खर्चों को संसद में मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा, परंतु संसद इस पर चर्चा कर सकती है। फिर बजट अधिनियम के चरण, स्टेजेस इनैक्टमेंट ऑफ बजट। संसद में बजट निम्न 6 चरणों से होकर गुजरता है। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण। फिर दूसरा, आम बहस इस पर होती है। तीसरा, विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। चौथा, अनुदान मांग पर मतदान। पांचवा, विनियोग विधेयक का पारित होना। छठा है वित्त विधेयक का पारित होना। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण। परंपरा से बजट लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा फरवरी माह के अंतिम कार्य दिन को प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 2017 से बजट अब 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाने लगा है। बजट को संसद के 2 या 2 से अधिक खंडों में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और जब ऐसी प्रस्तुति होती है तो प्रत्येक खंड को भी एक बजट के रूप में व्यवहित किया जाता है। साथ ही बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होती जिस दिन उसे प्रस्तुत किया गया है। बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में जो भाषण देते हैं उसे बजट भाषण कहते हैं।
लोकसभा में भाषण के अंत में मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। राज्यसभा में इसे बाद में पेश किया जाता है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर कटौती का कोई अधिकार नहीं होता है। फिर संसद में प्रस्तुत बजट दस्तावेज में निम्नलिखित मदें शामिल होती हैं, निम्नलिखित कार्यवाहियां शामिल होती हैं। बजट भाषण, दूसरा है वार्षिक वित्तीय विवरण, तीसरा अनुदान मांग, चौथा है विनियोग विधेयक, पांचवा है वित्त विधेयक और छठा है एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय दायित्व, एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके अनुसार जहाँ वित्तीय दायित्व हैं वो सरकार को सम्मिलित करने होते हैं। पहले बजट के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे को भी प्रस्तुत किया जाता था, परंतु अब आर्थिक सर्वेक्षण को बजट प्रस्तुत करने के से 1-2 दिन पहले प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जो देश की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। फिर दूसरा इसमें स्टेज होती है आम बहस की। साधारण बजट को प्रस्तुत करने की तिथि के कुछ दिन बाद तक बजट पर आम बहस चलती रहती है। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस चरण में लोकसभा इसके पूरे या आंशिक भाग पर चर्चा कर सकती है तथा इससे संबंधित प्रश्नों को उठाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान ना तो कोई प्रस्ताव पेश हो सकता है और ना ही बजट को मतदान के लिए रखा जा सकता है। बहस के अंत में वित्त मंत्री को इसका जवाब देने का सामान्य अधिकार प्राप्त है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब देने का सामान्य अधिकार वित्त मंत्री को प्राप्त है। तीसरा चरण है विभागीय समितियों द्वारा जांच। बजट पर आम बहस पूरी होने के बाद सदन 3 या 4 हफ्तों के लिए स्थगित हो जाता है। ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप है। इस अंतराल के दौरान संसद की 24 स्थायी समितियां अनुदान की मांग आदि की विस्तार से पड़ताल करती हैं और एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। 24 समितियों में आप पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे कि 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं और 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं। एक रिपोर्ट तैयार करती हैं। इन रिपोर्टों को दोनों सदनों में विचारार्थ रखा जाता है। स्थायी समिति की यह व्यवस्था 1993 जैसे वर्ष 2004 से इसे विस्तृत किया गया है से शुरू की गई थी। यह व्यवस्था विभिन्न मंत्रालयों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। चौथा चरण होता है अनुदान की मांगों पर मतदान। बजट पर आम बहस की समाप्ति के बाद लोकसभा अनुदान मांगों पर मतदान की प्रक्रिया आरंभ करती है। मांगों को मंत्रालयों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। विधिवत मतदान होने के बाद मांग अनुदान बन जाती है। इस संदर्भ में 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, अनुदान मांगों पर मतदान का अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त विशेष शक्ति है। राज्यसभा को मतदान का अधिकार केवल बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर ही होता है। अतः मतदान के लिए उन खर्चों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जो भारत के समेकित कोष पर भारित होते हैं। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। इस दौरान संसद सदस्य इस पर बहस करते हैं। सदस्य अनुदान मांगों पर कटौती के लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, जिसके 3 प्रकार होते हैं। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नीति कटौती प्रस्ताव। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि 1 रुपये कर दी जाए। सदस्य कोई वैकल्पिक नीति भी पेश कर सकते हैं। दूसरा, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें इस बात का उल्लेख होता है कि प्रस्तावित व्यय से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम किया जाए। यह या तो मांग में एक मुश्त कटौती होती है या फिर पूर्ण समाप्ति या मांग की किसी मद में कटौती। तीसरा है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। ये भारत सरकार के किसी दायित्व से संबंधित होती है। इसमें कहा जाता है कि मांग में 100 रुपये की कमी की जाए। पांचवा है विनियोग विधेयक का पारित होना। अब संविधान कहता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन कानून द्वारा विनियोजन के सिवाय नहीं निकाला जाएगा। अतः विनियोग विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है ताकि भारत में वो सभी धन निकाला जा सके जो निम्न की पूर्ति के लिए आवश्यक है। पहला, लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदान। दूसरा, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विनियोग विधेयक पर ऐसा कोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जो स्वीकृत अनुदान की राशि में परिवर्तन करता हो या उसके गंतव्य स्थान को बदलता हो या भारत के समेकित कोष से प्रभारित किसी व्यय की धनराशि घटाता या बढ़ाता हो। फिर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद विनियोग विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम भारत के समेकित कोष से भुगतानों को वैधानिक बना देता है। इसका अर्थ है कि विनियोग विधेयक जब तक अधिनियम नहीं होता तब तक सरकार कोई भी धन भारत के समेकित कोष से नहीं निकाल सकती। इसमें समय लगता है और आमतौर पर यह अप्रैल के अंत तक चलता है, लेकिन
31 मार्च के बाद सरकार को अपने सामान्य कामकाज के लिए धन की जरूरत होती है। इस कार्यात्मक कठिनाई को पार करने के लिए संविधान द्वारा लोकसभा को यह अधिकार दिया गया है कि अनुदान की मांगों पर मतदान प्रक्रिया पूरी होने पर और विनियोग विधेयक के पारित होने तक वो वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए अनुमानित खर्च के संदर्भ में कोई अग्रिम अनुदान दे सकती है। इस व्यवस्था को लेखा अनुदान कहते हैं। जब बजट पास होता है तो बजट के जो अधिनियम है उसको पास होने में 3 से 4 माह का समय लग जाता है, यानी कि मई जून तक का समय लग जाता है सरकार को पैसा मिलने में। लेकिन इस दौरान 1 अप्रैल से लेके इस मई तक के 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल और मई के खर्चों के चलाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत होती है। तो इसके लिए एक अलग संविधान में अलग व्यवस्था की गई जिसे लेखानुदान कहते हैं। इस लेखानुदान के अनुसार 2 महीने के लिए आमतौर पर होता है और इसमें कुल जो जितना बजट पास किया गया है उसका 1/6 हिस्सा, यानी कि कुल बजट का 6वां हिस्सा इसमें सरकार को अनुदान के रूप में दे दिया जाता है। मैक्सिमम इतना ही दिया जाता है। अब अगला चरण है वित्त विधेयक का पारित होना। लोकसभा के नियम 219 के अधीन वित्त विधेयक का आशय ऐसे विधेयक से है, इसको अनुच्छेद नहीं समझना, ये लोकसभा के नियमों में ही दिया गया है। अधिनियम 219 इसका अनुच्छेद आर्टिकल संविधान के किसी आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे विधेयक से है जो अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है और इसमें किसी भी कालावधि के पूरक वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का विधेयक शामिल होता है। विनियोग विधेयक के विपरीत वित्तीय विधेयक के मामले में किसी कर को अस्वीकार या कम करने के लिए संशोधन रखे जा सकते हैं। अंतरिम कर संग्रह अधिनियम 1931 के अनुसार वित्तीय विधेयक को 75 दिन के भीतर अधिनियमित अर्थात संसद से पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। वित्तीय विधेयक बजट के आय पक्ष को वैधानिकता प्रदान करता है और बजट अधिनियम की प्रक्रिया को पूरा करता है। अब अन्य अनुदान देख लेते हैं। बजट के अतिरिक्त जिसमें एक वित्त वर्ष की आय और व्यय के सामान्य अनुभाग होते हैं, असाधारण या विशेष परिस्थितियों में संसद अन्य प्रकार के अनुदान पारित करती है। जैसे है पहला है पूरक अनुदान। ये उस समय दिया जाता है जब ये पता चलता है कि चालू वर्ष में किसी सेवा विशेष के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा अधिकृत धनराशि उस वर्ष के लिए पारित है। अतिरिक्त अनुदान यह तब दिया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी ऐसी नई सेवा के लिए अतिरिक्त खर्च की जरूरत पड़ती है जिसको कि उस वर्ष के बजट में नहीं सोचा गया था। अगला है अधिक अनुदान। यह तब दिया जाता है जब किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उससे अधिक धनराशि खर्च हो गई हो जितना कि उस वर्ष के बजट में उस सेवा के लिए स्वीकृत की गई थी। यानी कि अगर किसी योजना के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है उससे अधिक धनराशि खर्च हो जाने पर अधिक अनुदान दिया जाता है। लोकसभा में इस पर मतदान वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। अधिक अनुदान की मांगों को लोकसभा में रखे जाने से पूर्व उन पर संसद की सार्वजनिक लेखा समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब है साख-मत वोट ऑफ क्रेडिट। ये भारत सरकार के संसाधनों पर किसी अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए तब दिया जाता है जब सेवा के विस्तार या उसकी अनिश्चित प्रकृति के चलते मांग के उन विवरणों को बताया नहीं जा सकता जो सामान्यतः बजट में नहीं दिए जा सकते हैं। अतः ये कोरे चक्र की तरह होता है। ये कोरे चक्र की तरह होता है जो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है। अपवादी अनुदान ये विशेष उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। यह किसी वित्त वर्ष की चालू सेवा का अंग नहीं बनता है। यहाँ ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये चक्र नहीं चेक होगा। ये कोरा चेक, ये ब्लैंक चेक की तरह होता है। साख-मत जिसे ब्लैंक चेक कहते हैं, ये ब्लैंक चेक की तरह होता है। कोरे चक्र नहीं, कोरे चेक की तरह होता है। अपवादी अनुदान ये विशेष उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। ये किसी वित्त वर्ष की चालू सेवा का अंग नहीं बनता है। और लास्ट है हमारा सांकेतिक अनुदान। ये तब दिया जाता है जब किसी नई सेवा हेतु प्रस्तावित व्यय की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था पुनर्विनियोग द्वारा की जा सकती है। लोकसभा में मतदान के लिए एक सांकेतिक धनराशि दिए जाने की मांग रखी जाती है और स्वीकृत होने पर धन उपलब्ध करा दिया जाता है। पूरक, अतिरिक्त, अधिक और अपवाद अनुदान और साख-मत नियमित बजट के मामले में प्रस्तुत प्रक्रिया द्वारा ही नियंत्रित होती है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हमारा वित्तीय प्रशासन के लेक्चर में, वित्तीय प्रशासन के टॉपिक में हमारा बजट निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, सिर्फ एक टॉपिक रह गया है। इसे हम अगले एक लेक्चर में कवर कर देंगे। पूरा टॉपिक ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद हम
हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, मेन टॉपिक, विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसको भी हम 2 से 3 लेक्चर में, या हो सकता है इससे भी कम लेक्चर में कंप्लीट कर लें, 1 या 2 लेक्चर में ही कंप्लीट कर लें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।